हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनटीपीसी CBT 2 जिसका एग्ज़ाम जो लेवल 6 का जो एग्ज़ाम था, लेवल 6 उसका एग्ज़ाम 9 मई 2022 को हुआ था। और उस 9 मई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का अपन पूरा कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और इस पेपर में हम मैथ और प्लस रीजनिंग के जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना था। और ये जो पेपर है ये आपके एनटीपीसी के लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उनके लिए यूज़फुल रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न दे रखा है ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। ओ आयत ABCD की तीन भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करने वाला एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ से मैं एक आयत बना लेता हूँ। यह आपको दे रखा है एक आयत, और आयत दे रखा है ABCD, A B C और D। यहाँ से आपको दे रखा है कि O आयत ABCD की तीन भुजाओं ABBC और CD को स्पर्श करने वाला O केंद्र का एक वृत्त है। AB को भी स्पर्श कर रहा है, BC को भी स्पर्श कर रहा है और यहाँ से CD को भी स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पर इसका जो केंद्र दे रखा है वो केंद्र है O। आपसे बोला है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज OB और C इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 हो गया। यहाँ से दे रखा है AB बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितनी हो गई 4। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 4। तो ये 4 हो गई, तो ये इसका हो गया आधार और ये उसकी हो गई ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 8 गुणा 4, इसको काटा 2, यहाँ से 8 को 2 से गुणा किया 16, तो यह आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का सही आंसर था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, केवल मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे अगर मैं बात करूं इसके अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, ये रहा अगला प्रश्न। आपको यहाँ दे रखा है समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन है, तो उसके पति की वर्षगांठ 31 मई 2020 को थी, तो कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से 15 मार्च वर्ष आपका सेम दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 31 मई। तो जितने भी दिन दे रखे हैं वो लिख दो। मार्च के कितने दिन शेष बचे 16, अप्रैल के कितने दिन है 30, उसके बाद में मई के कितने 31 और 7 का भाग दे दो। तो 7 चौक 28, 2 शेष बचा, 7 चौक 28 और 3 शेष बचा, 7 2 14 और 2 शेष बचा, तो 3 2 5 और 7, यानी 7 में 7 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ जो वार आपका दे रखा था कौन सा है, रविवार, तो यहाँ पर भी कौन सा वार हो जाएगा, रविवार। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पति की जो वर्षगांठ होगी वो कौन से दिन होगी, रविवार के दिन होगी। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। केवल आपको विषम दिनों की संख्या आपको इसमें देख करके करना था। आगे चले, आगे इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 4 नंबर अगर प्रश्न की मैं बात करूं, आपको दे रखा है CKO, प्रश्न में दे रखा है CKO यानी CKO, इसको लिख रखा है FNL। इसका 3 होता है, K 11 पर होता है, O 15 पर होता है, F 6 N 14 L 12। तो यहाँ +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ FLP, और यहाँ पर आपको दे रखा है IOM, ये 6 और 3 9, 12 और 3 15, 16 और इसमें से माइनस का 3। तो आगे DP और Q को लिखना है, तो ये 4 P 16 और Q 17, 4 और 3 7, 16 और 3 19 और इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 14। तो 7 पर G और 19 पर क्या आ जाएगा S और 14 पर N, यानी GSN, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप चौथा प्रश्न भी सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला इसका जो प्रश्न दे रखा है, अगला ये जीके के प्रश्न है। यहाँ पर ये देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर आपका दे रखा है राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा तो उसे कितना लाभ होगा।
तो देखो 10% की छूट दे रहा है और 12.5 का लाभ हो रहा है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब अगर मैं बात करूं 10% की छूट देने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 90 रुपये में उस वस्तु को बेचता है तो उसे 1/8 का लाभ होता है। इसका मतलब उस वस्तु को उसने दिया 8/9। अब अगर मान लो ये 90 की जगह अगर उसको 100 में बेचे तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/8, ये 90 इसके नीचे आ जाएगा और ये 100 इसके ऊपर चला जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 2 से काटा 5/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची तो 1 का लाभ कितने पर, 4 पर, और गुणा में 100, इसका भाग दिया कितने परसेंट हो गया, 25% का क्या हो जाएगा लाभ, ये हो जाएगा 25%। आगे चलें, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर अगर प्रश्न की बात करूं, ये एक दे रखा है जिसमें आपसे पूछा है बहुलक और माध्य के बीच का अंतर क्या होता है। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ करके भाग देना होता है। तो मैं जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया 15 और 8 और 7 15, 15 और 15 30, 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 हो गए 21, 12 12 24, 24 और 5 कितने हो गए, 24 और 5 29। तो ये आपका हो गया 50, 50 और 30 80, 80 बट्टा कितनी संख्या है, 3 2 5 2 7 3 10, यानी कि माध्य कितना आ गया 8। ये तो हो गया इसका माध्य। अब अगर मैं बात करूं बहुलक की, बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार अगर यहाँ आप देखेंगे तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो ये 12 को अगर मैं देखूं, 12 एक बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है और 12 3 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बहुलक का जो मान होगा, बहुलक का मान हो जाएगा 12। और यही पूछा था माध्य और बहुलक के बीच का अंतर, तो 8 और 4 का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 4। आगे चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसका अगला जो प्रश्न दे रखा है, आगे चल लेते हैं। ये सारे जीके के प्रश्न हैं, आप इसको देख सकते हैं कि आंसर के में किस तरीके से हैं। अगला आपका जो प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 308। अब मैं अगर 22 का भाग दूँ, 22 से कम 22, 8 88, 22 चौक 88 और 2 से काटा 7, तो तिरछा कितनी आ गई 49। ये 7 इधर गुणा हो जाएगा इससे, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है πr², यानी 22/7 गुणा 49 गुणा 49। 7 से इसको काटा तो ये आ जाएगा 7 और 22 7 हो जाएगा 154। इसको गुणा कर देते हैं, 7 को 49 से किया 343 और 343 को 22 से कर देते हैं, तो 6 8 6 और 6 8 6 इसके नीचे आ जाएगा। तो 6 8 6 14 15 और 6 और 1 7 75 46, ये हो जाएगा 75 46 मीटर स्क्वायर। बस केवल फॉर्मूला आपको इसमें लगाना था। आगे चले इसके प्रश्न में। अगला इसका जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 14, ये रीजनिंग का प्रश्न है। आपसे बोला है कि कुछ एक पैटर्न दे रखा है कि यहाँ संख्याओं को सेट करना है, इसको 11 8 5 9, कि 11 8 5 और 9 से आपको संख्या लानी है 43। ये कैसे आएगी, तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं, इन दोनों को गुणा कर दूं और इसको घटा दूं, जैसे 11 8 88 माइनस 9 5 45, घटाया तो क्या आ गया 43। इसका मतलब पहली दो संख्याओं का गुणा और लास्ट दो संख्याओं के गुणा का अंतर लेना है। तो यही सिस्टम यहाँ कर दो, तो 14 गुणा 13 माइनस 9 गुणा 10। 14 को 13 से किया, 13 चौक 52, 5 13 और 5 कितना हो गया 18, माइनस का ये 90, 182 में से 90 जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 92। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 92। ये भी एकदम आसान सा था, रीजनिंग का प्रश्न था। आगे चल लेते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न कौन सा है, हाँ 16 आपसे प्रश्न पूछा है कि 245 175 और 385 का HCF क्या होगा। अगर मैं HCF की बात करूं, देखो यहाँ HCF की बात करें तो इसमें 245 175 और 385, 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 9 पंजे 45, 5 3 15 और 2 25 35 और 5 का भाग दिया तो 7 पंजे 35 और 3 35 का 7 पंजे 35। अब 7 का अगर मैं भाग दूँ तो 7 7 49, 7 पंजे 35 और 11 7, अब किसी में भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो दो संख्याएं वो इसका क्या होगा HCF होगा। तो 7 गुणा 5 यानी कि HCF कितना हो जाएगा 35। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा आपका HCF। आगे चलें इसके प्रश्नों पर, आगे चल लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 17। प्रश्न नंबर अगर मैं 17 की बात करूं, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं
पी और क्यू क्रम से ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, तो कोण पी और क्यू कितना होगा। यहाँ देखो ये एक वृत्त दे रखा है, वृत्त पर ए बी और सी डी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए और यहाँ से ये बी है और इसको एक सी डी स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये सी है और यहाँ पर ये डी स्पर्श रेखा है। पी और क्यू क्रम से ए बी और सी डी पर इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है पी और क्यू क्रम से ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू जो है वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। पी क्यू यानी कि मान लो ये यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से, ये जो पी और क्यू इन दोनों पर इस प्रकार है कि ये आर पर स्पर्श करता है, तो पी ओ क्यू का मान निकालना है। ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो पी ओ और क्यू इसका मान निकालना है। यहाँ से मान क्या होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। वैसे ये फिक्स थ्योरम है, इसका जो कोण का मान होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। बता देता हूँ कैसे आया। अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिलाया तो ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा, दोनों बराबर होगी, तो ये कोण जितना होगा उतना कोण ये होगा x। इस तरीके से इसको भी मिला दिया, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये कोण y है तो ये भी y होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 2y की जो वैल्यू होगी वो 180 हो जाएगी। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कितने होगी 90, और ये x प्लस वाई की वैल्यू है, तो यही आपसे पूछा था, ये कोण हो जाएगा इसका 90 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न अगर आपकी बात करें तो ये सारे जीके के प्रश्न आप देख लेना। ये अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 19 है। इसमें दे रखा है एक समूह में 5 लड़कियां, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एच केवल ई से छोटी है। एच किससे छोटी है, केवल और केवल ई से छोटी है। ई सबसे बड़ी हो जाएगी और एच उससे छोटी होगी। एफ पी की जितनी लंबी नहीं है। अब इस लाइन का अभी यहाँ कोई मतलब नहीं चल रहा है। पी जी से छोटी है। पी किससे छोटी है, जी से, यानी कि जी से छोटी कौन दे रखा है, पी। उनमें से कौन सी सबसे छोटी है, छोटी का पूछा है। अब इस लाइन को पढ़ो, एफ पी की जितनी लंबी नहीं है। एफ किसके जितनी, पी की जितनी लंबी नहीं है। तो पी की जितनी लंबी नहीं है इसका मतलब एफ यहाँ नीचे आएगी, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। आगे चले अगले प्रश्न पर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो ये सारे आपके जीके के प्रश्न, हाँ ये रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न को देख लेते हैं। आपको असत्य कथन पहचानना है। ये आपको एक समीकरण दे रखी है। पहला निष्कर्ष है टी लेस देन इज इक्वल टू डब्लू। अब टी से डब्लू की तरफ चलना है, हमेशा ध्यान रखो, टी से डब्लू की तरफ चलना है। अगर तीर के निशान एक जैसे हैं तब तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो इधर यहाँ पर इस तीर का निशान का मुंह इधर खुला हुआ है, बराबर से कोई मतलब नहीं है। तीर का निशान का मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया डब्लू ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी, और यही इसमें देर का, इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा सी ग्रेटर देन एम, सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, सी से एम की तरफ चलना है। अब सी यहाँ रहा और ये रहा एम, यहाँ चले। देखो पहले में तीर का निशान जो है वो इधर दे रखा है, आगे तीर का निशान इधर दे रखा है, फिर तीर का निशान इधर है। ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से अलग अलग हो गए ना तीर के निशान। जैसे ही अलग अलग हो गए तो दूसरा निष्कर्ष अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सही होगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी वीडियो की क्वालिटी कम आ रही होगी, इसको जो है आप 480 या 360 में करके देख लीजिए, तो ये थोड़ा सा सही आपको चलेगा इसमें। आगे चले इसके आगे अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 22 की, ये आपका मैथ का प्रश्न है। पी क्यू आर क्रम से एक काम को करते हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है पी क्यू आर, ये दे रखा है पी क्यू आर कितने दिन में, 40, 90 और 36। अब इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 360। 40 का भाग दिया 9, 90 का भाग दिया 4 और 36 का दिया 10। पी कार्य शुरुआत करता है, क्यू 7 दिन के बाद उसके साथ में कार्य में शामिल होता है। आर शुरुआत से 8 दिन बाद शामिल होता है। इसका मतलब क्यू ने कितने दिन काम किया, 8 दिन किया। सॉरी पी ने 8 दिन काम किया। 7 दिन के बाद क्यू आया तो क्यू ने केवल 1 दिन काम किया, और फिर 8 दिन के बाद में पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिल करके काम करते हैं। तो पी का 8 दिन का काम, ये 9 अंटे 72, देखो 9 अंटे 72 काम हो चुका है। क्यू का 1 दिन का काम 4, 72 और 4 कितने हो गए, 76 काम हो गया। 76 काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो 360 में से 76 माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 8, 16 में से 8 यानी 284 काम बचा। अब 284 को कौन करेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना काम कर रहे हैं, 23 काम कर रहे हैं। तो 23 का भाग दे दो, 23 से कम 23, 5 54 और 23 2 46,
और कितना बचेगा 8, यानी कि 12 सही 8/23 दिन। यही पूछा था कि आर कितने दिनों तक काम किया, तो आर यहाँ लास्ट में आया था और आर ने कितना काम किया, 12 सही 8/23 दिन तक काम किया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सरलीकरण का। आपको दे रखा है, देखो ये 4/5 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार इसको समीकरण को। 4/5 माइनस 1 गुणा 3 का मतलब हो गया 3 प्लस का 2 और इसके गुणा में दे रखा है 8 और बट्टे वाले को हल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 8 72 माइनस 8, तो 72 में से 8 को घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 64। इसका भाग 8 में दिया तो ये 8। अब इसको हल कर लेते हैं तो एलसीएम आपका आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 15 प्लस का 10। 10 और 4 14 होते हैं, 14 में से माइनस का 15 गया तो माइनस का 1/5 और ये गुणा में 8 नीचे था। इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस और यहाँ पर माइनस का 1/40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1/40, तो आंसर क्या आ जाएगा 41/40। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 41/40। आगे चल लेते हैं इसके प्रश्नों पर। ये सिंप्लीफिकेशन का था। आगे चलते हैं, ये आपका है रीजनिंग का प्रश्न। देखो इनको ध्यान से करना, ये वाले प्रश्न ही मेन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ दे रखा 8 व्यक्ति दे रखे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। अब अगर मान लो इनको मैं यहाँ बिठाने की इसको इस तरीके से कोशिश करूँ, ये 8 व्यक्ति और इनका मुंह है उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो इधर इसका हिस्सा होगा बायां और इधर इसका हिस्सा होगा दायां। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। ई पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चौथे स्थान पर किधर बैठा है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8। अब ई को बिठाना है। अब यहाँ बोला है कि देखो ई को बिठाना है, इसका मतलब यहाँ देखो चौथे स्थान पर बैठा है तो इधर से बिठा देते हैं इसको। यहाँ देखा 1 2 3 4, एक तो चौथा स्थान इधर से, 1 2 3 4, एक चौथा स्थान इधर से, तो इधर से इसको एक बार चौथे स्थान को बिठाते हैं ई को। अब बोला एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ कॉर्नर में यहाँ कौन बैठा है, एच बैठा है। फिर एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। एच के दाईं ओर इधर एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है, इसका मतलब एम के बाईं ओर भी कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, यहाँ एम बैठ गया। फिर बोला एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति ये यहाँ बैठा होगा। फिर बोला एस और जेड, एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस किसके, जेड के, देखो यहाँ एस दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसके अलावा कोई बिठाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। फिर बोला जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आपसे पूछा वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ एक ही जगह बची वाई, और वाई के बाईं ओर, वाई के बाईं ओर कितना बैठा है, केवल एम बैठा है, यानी कि एक ही व्यक्ति बैठेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ये इसका सही आंसर था। आगे अगर बात करें प्रश्न नंबर 26, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है। इसमें बोला एक लंबवर्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, तो ये यहाँ पर दे रखा है एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है इस तरीके से। आपसे बोला है शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। अर्धगोले का व्यास 6, व्यास 6 तो त्रिज्या हो गई 6, 12 है तो त्रिज्या हो गई 6। शंकु की ऊंचाई है 8, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 10, 6 8 10। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पाई करने की लागत 25 रुपये है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत, पेंट देखो इसके ऊपर ऊपर होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई तो ऐसे रहेगा क्योंकि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है, आर स्क्वायर तो 6 छंग 36 प्लस 2 गुणा पाई गुणा 6 छंग 36, तो 36 को 2 से किया 72, 72 और 36 कितने हो गए 108 पाई, और 108 पाई को छोड़ना है और इसको गुणा करना है 25 से, क्योंकि 25 रुपये लागत है, तो ये 25 अंटे कितना हो जाएगा यहाँ से 36 2 72, और ये 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एल दे रखा है ना, 36 नहीं होगा, एल की जगह यहाँ एल और 6 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो 60 प्लस 72 यानी कितने हो गए 132। ठीक है 132, और 132 को 25 से गुणा करना है,
25 2 50, 5 25 3 75 और 5 80, 8 25 और 8 कितने हो गए 33, यानी कितने रुपए आ जाएंगे 3300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पाई आर एल करना है, पाई आर एल की जगह एल की जगह 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आपका है एज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। ये 7:2 दीर्घ है यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष के बाद में ये अनुपात होगा 9:4। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो आयु निकालनी होती है इसके लिए आपको इनका अंतर लेना होता है 5, जितने साल का अंतर दे रखा है 10 का 10 लिख दो, और इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर यानी 7 चौक 28, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 और 28 का अंतर होता है 10, तो ये आ जाएगा 5। 5 का मतलब इसको गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और ये 10 उम्र आ गई। 35 में 5 जोड़ो कितनी हो गई, यहाँ से 35 और 5 40 उम्र हो जाएगी, और ये यहाँ से हो जाएगी 15 उम्र। यानी कि अभी वर्तमान में एक 40 साल का एक 15 साल का, कितने साल बाद दोगुनी हो जाएगी। तो अगर मैं 10 साल बाद बात करूं तो ये 25 का होगा, और 10 साल बाद में ये 50 का होगा, तो ये इसकी डबल हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद में डबल होगी, तो 10 वर्ष के बाद में इसकी आयु डबल हो जाएगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा।